इधर चला बे, उधर चला, जाने कहां बे, किधर चला, अरे अरे फिसल गया। लेकिन एक बात तय है, जदयू 2024 में खत्म हो जाएगी, ये मेरा कहना है। मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। अरे मोदी जी जरा मैं चाचा का गारंटी लेकर दिखाऊं। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन अब हम कहीं नहीं जाएंगे। तो परिवर्तन का पहिया है, ये घूमता रहता है। जिस वक्त मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो वो अपने दफ्तर में बैठते थे और कभी कभार जो है वो किसी रैली में चले जाते थे। इसी तरह से राहुल गांधी वगैरह का भी मामला था। लेकिन नरेंद्र मोदी जो है वो चाय पे चर्चा कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, पब्लिक में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कभी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, कभी जो है वो किसी मोहल्ले में जा रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने जनसंपर्क करके अपनी ताकत को बढ़ाया। अब उल्टा हो गया, अब ये हो गया कि भारतीय जनता पार्टी वालों का सारा निर्भरता वो हो गई है मीडिया पे। मीडिया में गलत खबरें डालो और लोगों को उलझाओ, और पब्लिक में जाने की जो हिम्मत, जो क्षमता है, वो इनके अंदर नहीं थी। मोदी जी जो रैली करते हैं सरकारी खर्चे से, अभी 12 दिन में जो 10 रैली करने वाले हैं, उसमें भी जनता के और उनके बीच में एक बहुत बड़ा फासला होता है और वो भाषण मार के आ जाते हैं और उनके भाषण का आजकल किसी पे कोई असर नहीं होता है। इसके मुकाबले आप ये देखें कि राहुल गांधी जो है वो जनता में जा रहे हैं और तेजस्वी यादव जो है वो पिछले 10 दिनों से उन्होंने जन विश्वास जो है वो मुहिम चलाई। पूरे बिहार को उन्होंने हिला दिया और उसका नतीजा ये निकला कि जब महारैली हुई पटना में, तो जैसा कि अभी बताया गया, राणा डे साहब ने बताया कि 10 से 12 लाख लोग थे। हमारे एक दोस्त हैं शिवाजी सरकार, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो पटना में थे। उन्होंने कहा कि जितने लोग मैदान के अंदर थे उससे ज्यादा लोग मैदान से बाहर थे। तो ये जो परिवर्तन की आंधी है, अगर आप ये समझें कि नीतीश कुमार जो है वो इंडिया गठबंधन में होते और मुख्यमंत्री होते, तो ये कहा जाता कि भाई उन्होंने जो है वो सरकार का इस्तेमाल करके उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से इतने सारे लोग आ गए। लेकिन अब ना नीतीश कुमार है, ना सरकार है, कोई प्रशासन का सपोर्ट नहीं है, बल्कि प्रशासन का विरोध है। इसके बावजूद इतनी बड़ी रैली का होना ये बताता है कि अब जनता का जो सोच है वो बदल रही है और वो लोग जो है वो इन एनडीए के उससे बाहर निकल रहे हैं। और जनता ही क्यों, अभी जैसा कि मिसाल दी गई, पवन कुमार ने लेने के बाद इनकार कर दिया, गौतम गंभीर ने पहले ही कह दिया, जयंत सिन्हा ने पहले ही मना कर दिया कि भाई हमको टिकट नहीं चाहिए। और जिनको टिकट नहीं मिला, पहले लोग कहते थे कि हमको टिकट नहीं मिला, हम संगठन के लोग हैं, हम लड़ते रहेंगे, जो भी हमारा उम्मीदवार होगा उसको जिताएंगे। लेकिन आपने देखा हर्षवर्धन साहब ने कहा कि भाई बस हो गया, मैं संन्यास लेता हूँ। यानी मैं दूसरे को नहीं जिताऊंगा, मेरे को टिकट दो, मैं अपने लिए मेहनत करूंगा, काम करूंगा, लेकिन आप दूसरे को टिकट देंगे तो टाटा बाय बाय। तो ये जो चेंज है, ये जो है वो इस पर गौर करने की जरूरत है। दूसरी बात यह कि जन विश्वास रैली जो हुई उसके अंदर इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से एकता का सबूत दिया, सारे लोगों ने एक सुर में बात की, सारे लोगों ने बहादुरी से बात की। आपने सुना होगा तेजस्वी ने कहा कि हम डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे और हम हराएंगे, तो इसलिए हमको डराने वराने की जरूरत नहीं है। तो ये एक बहुत स्ट्रांग मैसेज है, मैं समझता हूँ, जो वहां से गया है। और आप ये देखें कि उससे पहले, यानी इस रैली से एक दिन पहले प्रधानमंत्री खुद बिहार गए थे। वो पटना में नीतीश कुमार से मिले, उनके साथ औरंगाबाद गए। उनकी रैली में कितने लोग थे, गोदी मीडिया ने भी नहीं दिखाया। और उसमें जब नीतीश कुमार ने ये कहा कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तो सबसे जोरदार कहा जो है वो खुद प्रधानमंत्री ने लगाया। आपने देखा होगा, वीडियो देखा होगा, तस्वीर देखा होगा कि वो जोर जोर से हंसने लगे कि यार ये कह रहा है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आज तो मैं अभिनंदन करता हूं कि आप फिर पधारे हैं यहाँ, तो आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे
इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये चीज ओपन हो गई। एनडीए में किस तरह से उनका अविश्वास है और इंडिया में किस तरह से एक दूसरे पर विश्वास है, ये दोनों चीजें बिहार में जो है वो खुल के सामने आ गई। और भी बहुत सारी अहम खबरें हैं जिसकी तरफ राणा डे साहब ने इशारा किया। लेकिन मैं एक खबर की तरफ आप लोगों का ध्यान लेके जाना चाहता हूँ। वो ये है कि जो लोग हिमाचल में सुरंग में फँस गए थे। तो दुनिया भर की टेक्नोलॉजी लाई गई, ऑस्ट्रेलिया से लोग आए, यूरोप से लोग आए, बड़ी-बड़ी मशीनें आई, लेकिन वो जो 42 लोग अंदर थे, उनको कोई बचा नहीं सका, उनको कोई निकाल नहीं सका। फाइनली जो अपने देश के लोग थे, जिनको रैट माइनर कहा जाता है, उन्होंने अपनी छीनी हथौड़ी से रास्ता बनाया और रास्ता बना के उनको निकाला। और उनका जो सबसे बड़ा लीडर था, वकील हसन नाम का, उसके बारे में उसकी तस्वीरें हैं और उसकी बड़ी-बड़ी उसकी तारीफ़ है, लेकिन पिछले हफ्ते उसका घर जो है वो बुलडोज़र से तोड़ दिया गया। यानी आप ये सोचिए कि जिस आदमी का कल तक गुणगान हो रहा था, आज उसके बच्चे जो है वो सड़क पे आ गए। देहात में ये पावर ऑफ अटॉर्नी के कागज हैं वकील हसन को। 25 जनवरी 2016 को ये डीड बनी हुई है और इस पावर ऑफ अटॉर्नी में लिखा हुआ है जो कि इन फेवर ऑफ वकील हसन ये बना हुआ है। यानी ये प्रॉपर्टी चूंकि यहाँ रजिस्ट्री नहीं होती है, रजिस्ट्री न होने के कारण है कि अनऑथराइज कॉलोनी है इस इलाके में, नगर निगम नक्शे नहीं बनाती है, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट यहाँ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता। लेकिन जो पावर ऑफ अटॉर्नी की सेल डीड है उसमें वकील हसन को वो कह रहे हैं को 2013 से यहाँ रहते हैं। दरअसल 2016 में भी डेमोलिशन की कार्यवाही यहाँ हुई थी। वकील हसन के घर का आगे का हिस्सा तोड़ दिया गया था। 2018 में बिजली काट दी गई थी। लेकिन जो बुधवार को कार्यवाही हुई है वो इसलिए सवालों के घेरे में है कि जैसे हम वकील हसन के घर के बगल में आते हैं, दरअसल यहाँ एक फर्नीचर की दुकान है। अब आप देखिए, ये जो दीवार है, दीवार के इस तरफ वकील हसन का घर है, यहाँ पर एक दुकान है। कार्यवाही सिर्फ एक घर में हुई है, देश के उस नेशनल हीरो का घर तोड़ा गया। लेकिन जब आप इस इलाके में आते हैं तो सवाल उठता कि आखिर क्यों। दरअसल 2016 में यहाँ डिमोलिशन की कार्यवाही हुई थी, इसको तोड़ा गया था, लेकिन इस प्रॉपर्टी के जो मालिक हैं उन्होंने अदालत से स्टे ले लिया। वो अदालत चले गए, डिमोलिशन पर स्टे ले लिया और उसके बाद कार्यवाही नहीं हो पाई। अब वकील हसन जैसा मजदूर जिसे नहीं पता कि अदालत जाया जा सकता है, तो उन्हें स्टे नहीं मिला था। दीवार का जो पिछला इलाका है, यहाँ से बाउंड्री शुरू होती है और उसके ठीक पीछे डीडीए का मैदान है। यानी दीवार के पूरे की जो पीछे की संपत्ति है वो डीडीए की है, खुला मैदान है। और इस दीवार से सटता हुआ ये जो घर है, यहाँ तोड़फोड़ हुई। इसके ठीक बगल में वकील हसन का घर है जहां तोड़ दिया गया। अब डिमोलिशन की कार्यवाही जो बुधवार को होती है वो सिर्फ एक घर में होती है, लेकिन अगर आप इस डीडीए की दीवार के साथ देखेंगे तो यहाँ पर तो कई सारी संपत्तियां एक लाइन से हैं। एक घर की स्टे है, बाकी ये प्रॉपर्टी है, आगे घर है, नीचे एक मंदिर है और इस लाइन में अगर आप देखें तो बहुत सारे घर हैं। लेकिन डीडीए की जो कार्यवाही होती है वो उस नेशनल हीरो के घर पर होती है, सिर्फ एक घर तोड़ा जाता है। वकील हसन लोग मजदूर तबका जिसे नहीं पता कि शायद कोर्ट भी जा सकते हैं, स्टे ले सकते हैं, लेकिन एक कार्यवाही से जब तब बचे 2018 में बिजली काट दी गई, बिना बिजली के रहे, बिना कनेक्शन के रहे। और अब बुधवार को उनका जो एक घर था, जिस छत के नीचे उनका परिवार रहता था, जीता था, उस घर को तोड़ दिया गया है। क्या डीडीए से ये सवाल नहीं होना चाहिए कि अगर एक प्रॉपर्टी का स्टे था तो क्या आगे इंतजार नहीं हो सकता था? अब कोर्ट में जब मामला जाता है तो आजकल हमारे कोर्ट जो लोअर कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात अलग है, उनका अजीब मामला है। वो ये कहते हैं कि आप घर सड़कों पे बनाते हैं, आप जो है कल को गेट ऑफ इंडिया गेट पे बना लेंगे, यानी सही है घरों को तोड़ना। हालांकि घर जो है वो मूलभूत अधिकार है। क्यों लोग सरकारी जमीन पे घर बनाते हैं? किसी को शौक नहीं है, हर आदमी अपनी जमीन पे बनाना चाहता है, लेकिन जब मजबूर होता है तो वो जो है सरकारी जमीन पे बनाता है। तो आप ये नहीं कह सकते। और सरकार किसकी है? सरकार जनता की है। सरकार अगर उनको घर दे तो क्यों बनाएंगे? तो ये एक मूलभूत अधिकार है जिसको कि सरकार पूरा नहीं करती। जब लोग पूरा करते हैं तो ये लोग जो है उनके ऊपर बुलडोजर चलाते हैं और कोर्ट कहता है कि सही है बुलडोजर चलाना। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये जो बुलडोजर वाली जो वो है, ये बहुत खतरनाक है। आप ये देखें कि गरीब के घर पे दूसरे दिन बुलडोजर चल जाता है, लेकिन जो बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें उसी नोएडा में थी, उनको गिराने के लिए सरकार को 9 साल लगा। 9 साल प्रतीक्षा की गई, सारी कानूनी कार्रवाई पूरी हुई, तब जाके जो है उस बिल्डिंग को गिराया गया।
लेकिन अगर कोई गरीब का घर है तो उसको आप जो है कभी भी बुलडोजर चढ़ा के पूरी पूरी बस्ती को, अकबर नगर को निकाल दोगे, यहाँ को निकाल दोगे। तो ये बहुत जुल्म है और इस जुल्म के खिलाफ जो है वो आवाज उठाने की जरूरत है। महाराष्ट्र में बीजेपी जो है उसने अपने लिए खुद मुसीबतें पैदा की और अपने जो विरोधी हैं उनको कमजोर करने की चक्कर में खुद कमजोर हो गई। अब उसकी समझ में ये नहीं आ रहा है कि लोगों को क्या दे और अपने लिए क्या रखे। तो ये बहुत ही विकट परिस्थिति है और इसमें क्या नतीजा निकलेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मैं थोड़ा-सा आगे बढ़ के मध्य प्रदेश में आता हूँ। मध्य प्रदेश में प्रज्ञा ठाकुर का टिकट कट गया और दिल्ली से रमेश भिदूरी का टिकट कट गया। ये 2 जो टिकट कटे हैं, ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। देखिए भिदूरी जो है, वो इस वजह से टिकट उनका नहीं कटा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में आ गए हैं तो उनके जीतने की संभावना कम है। इसलिए कि पिछली मर्तबा भिदूरी जो है वो 3 लाख वोट से जीते थे। तो अगर आप दोनों का वोट मिला दो, आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का, तो भी 2 लाख का फर्क रहता है। अब अगर कुछ कम भी हुआ होगा एंटी इंक्यूबेंसी में, तो भी भिदूरी के जीतने का चांस था। लेकिन भिदूरी का टिकट काटा गया। उसका मेन कारण है कि जो दानिश अली को उन्होंने पार्लियामेंट में जो गंदी ज़बान इस्तेमाल की थी, जो अभद्र भाषा इस्तेमाल की थी। बीजेपी का ऐसा है कि उसके यहाँ नाक का मसला रहता है, इसलिए कोई गलती करता है उनका आदमी तो उसको फौरन सज़ा नहीं देते, लेकिन जब मौका आता है तो उसको सज़ा देते हैं। इसी तरह से प्रज्ञा ठाकुर जो है, वो गोडसे की बहुत तारीफ़ करती हैं खुल्लम खुल्ला और जो है वो अ हिंदू राष्ट्र वगैरह-वगैरह के सिलसिले में बहुत तेज़ है और उनका टिकट कट जाना ये बताता है कि अब भाजपा को हिंदुत्व पे या राम मंदिर पे विश्वास नहीं रहा या मुसलमानों को गाली देना ये कोई जीत की गारंटी नहीं है। इसलिए ऐसे लोग जो इन कामों के लिए बदनाम हैं, उनको टिकट नहीं दिया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अगर बीजेपी को ये अकल आ रही है, तो ये अच्छी चीज़ है, इसका हमको स्वागत करना चाहिए। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, हमारे डॉक्टर साहब ने, आनंद तिवारी साहब ने जिसकी तरफ इशारा किया था कि गज़ा में जंगबंदी का जो है वो माहौल बन रहा है, अमेरिका दबाव डाल रहा है इस्राइल पर कि वो जो है वो जंगबंदी करे। लेकिन इस्राइल अब भी टाल-मटोल कर रहा है और